21 अक्टूबर 2025 को रूस के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट नोवाया ज़ेमेलिया आइलैंड्स पर इकट्ठा हुए। आर्कटिक महासागर पर मौजूद इन द्वीपों पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और लगभग 12 महीने ही ये जगह बर्फ से ढकी रहती है। यही वो रूस का इलाका है जहां वो अपने नए हथियारों का परीक्षण करता है। जैसा हिंदुस्तान में व्हीलर आइलैंड था, जिसे अब कलाम आइलैंड कहा जाता है, उसी तरह का ये आइलैंड है रूस के लिए। 21 अक्टूबर को जब यहाँ रूस के टॉप साइंटिस्ट और आर्मी के जनरल्स इकट्ठा हुए तो कुछ घंटों के लिए उस इलाके को एक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया, यानी उन द्वीप समूहों के आसपास कोई भी एयरक्राफ्ट आ जा नहीं सकता था। बाकायदा एक नो टाइम इशू हुआ, यानी नोटिस टू एयरमैन। दरअसल उस दिन वहाँ एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया जाना था जो इससे पहले कभी नहीं बनाया गया था। एक ऐसा हथियार जिसे बनाने की बात आज से 6-7 बरस पहले जब पुतिन ने की थी तो पश्चिमी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था। नेटो, पेंटागन सब ने एक सुर में कहा था कि ऐसा हथियार तो बन नहीं सकता, पर उस दिन रूस ने असंभव को संभव करने का दावा किया है। परीक्षण के बाद रूस की वायुसेना के चीफ वैलेरी गेरासिमोव ने पुतिन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने कर दिया, वी डिड इट। रूसी में कहा होगा, रशियन में। 21 अक्टूबर को रूस में एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण हुआ था जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। इस मिसाइल के इंजन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर से ताकत मिलती है। अब तक मिसाइलें लिक्विड फ्यूल से चलती थी या फिर उनमें सॉलिड फ्यूल से चलने वाली रॉकेट मोटर्स होती थी। जितना फ्यूल उतनी मिसाइल की रेंज होती थी, 300, 500, 1000, 5000 और 10,000 किलोमीटर की रेंज। कोई मिसाइल पड़ोसी देश के किसी बड़े शहर तक जा सकती है तो कोई किसी दूसरे कॉन्टिनेंट तक। ICBM ताकतवर देश इस लिमिट को लगातार पुश करते रहे। बीते दिनों चीन ने ऐलान किया, जब उनकी बड़ी परेड हुई, कि उसकी डोंगफेंग 5C मिसाइल DF-5C 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तब दुनिया ने कहा कि अब चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं, ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। वो एक मिसाइल चलाकर दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन रूस ने अब जो किया है उससे मिसाइल रेंज की वोकैबुलरी ही पलट गई है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाली मिसाइल्स उसके पास पहले से थी। अब रूस कह रहा है कि उसने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसके लिए रेंज कोई मसला ही नहीं है। दुनिया में वो कहीं भी जा सकती है, धरती के कितने ही चक्कर लगा सकती है। उसके पास परमाणु शक्ति है। दूसरी मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाती हैं, यहाँ मिसाइल खुद ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगी। इसलिए जब 26 अक्टूबर को पुतिन ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया तो पश्चिमी दुनिया में हल्ला मचा। यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे खतरा बताया। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ गया, मिस्टर पुतिन, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपको जब यूक्रेन की जंग रोकने की जरूरत है तब आप मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ट्रंप का कहना था। इस मिसाइल को बुरेवेस्टनिक नाम दिया गया है। पुतिन ने इसका ऐलान एक ऐसे समय पर किया है बुरेवेस्टनिक का कि जब यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और रूस में तनाव फिर से चरम पर पहुंच रहा है। 22 अक्टूबर को ही ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी और पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग को भी स्थगित कर दिया था। इस बात से पुतिन नाराज थे। अब उन्होंने मिसाइल टेस्ट कर ली है तो ट्रंप और नाराज हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि रूस की नई मिसाइल आर्म्स रेस को कौन सी दिशा दे सकती है। क्या न्यूक्लियर प्रपल्शन वाकई इतना अच्छा आइडिया है कि अब सभी इस ओर दौड़ेंगे? और सवाल ये भी है कि पुतिन इस तकनीक को लेकर वाकई सीरियस हैं या फिर एक के प्रेशर टैक्टिक है यूक्रेन वॉर के दौरान अपनी बात मनवाने का। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नौवीं सदी में सबसे पहले चीन ने फायर एरोस का इस्तेमाल किया। वो तीर पर आग लगाकर दुश्मन की तरफ चलाते थे। चीन में ही बारूद का इजाद हुआ और फिर मंगोलों और अरब से होते हुए बारूद हिंदुस्तान और फिर बाकी दुनिया में भी पहुंचा। चीनी जानते थे कि बारूद जंग के मैदान में बड़े काम का है। वो आतिशबाजी का हुनर जानते थे। उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआती रॉकेट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसी कामयाबी हिंदुस्तानियों को मिली वैसी चीनियों को नहीं मिली। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने लोहे की केसिंग वाले रॉकेट्स बनाए जो आधुनिक रॉकेट्स के बड़े करीब माने जाते हैं। उन्होंने 20-30 सेंटीमीटर के आयरन सिलेंडर्स में विस्फोटक भरा जिसकी मारक क्षमता लगभग 2 किलोमीटर थी। उस जमाने में बहुत बड़ी रेंज। इन्हें सैकड़ों की संख्या में लगाया जाता। जब दुश्मन की फौज सामने से आती तो उन पर एक साथ ये रॉकेट्स छोड़े जाते और इससे इतनी भयंकर आवाज़ होती, धमाका होता कि दुश्मन ऐसे तो तितर-बितर होता है धमाके से, उस पर एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता। धुएं और विस्फोट की वजह से सैनिक यहाँ वहाँ हो जाते, फॉर्मेशंस टूट जाती। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने जब ये रॉकेट्स देखे तो दंग रह गए।
टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों पर ये रॉकेट खूब इस्तेमाल किए। फिर 1808 में सर विलियम कॉन्ग्रेव नाम के अंग्रेज़ वैज्ञानिक ने ऐसा ही एक रॉकेट बना भी लिया। इसके बाद पूरे यूरोप ने इसी तकनीक को अपना कर रखा। पहले विश्व युद्ध के खात्मे के बाद दुनिया को समझ में आ गया था कि अगर नई दुनिया में सरवाइव करना है मॉडर्न वॉरफेयर में, तो स्टैंड ऑफ वेपन्स बनाने होंगे, यानी यहाँ खड़े खड़े चलाया और दूर जाकर दुश्मन को लगा। आर्टिलरी यानी तोप खाने से भी यही काम होता था, लेकिन तोप खाने की एक लिमिट है। जितनी बड़ी आप नाल बनाएंगे, जितनी बड़ी कैनन होगी, है ना, उतना दूर गोला जाएगा। इसलिए फिर बड़ी नाल की तोपें बनाई गई, लेकिन आप एक सीमा से ज़्यादा बड़ी नाल नहीं बना सकते। बना भी ली तो वो इतनी बड़ी और भारी हो जाएगी कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे, न उसका रखरखाव ठीक से आप कर पाएंगे। इसीलिए दुनिया रॉकेट्स के पीछे पड़ी, क्योंकि एक लिमिट से बड़ी गन्स आप बना नहीं सकते। स्पेशली बैरल की जो लेंथ है और उसका वेट है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया, तो रॉकेट्स बनाने पड़े। 1926 में अमेरिका ने पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया और यहाँ से मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी की नींव पड़ती है। लेकिन पहली सक्सेसफुल मिसाइल बनाने का क्रेडिट नाज़ियों को जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ही पहले V1 फ्लाइंग बॉम्ब बनाया नाज़ियों ने। फिर 2 साल बाद इसका अपडेटेड वर्जन आया, जिसे V2 बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया। इसे वर्नर वॉन ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने बनाया जाता है। कहा जाता है कि हिटलर ने ऐसे करीब 20,000 मिसाइलें बनाने का हुक्म दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जर्मनी से बैठे बैठे लंदन पर और यूरोप के बाकी जगहों पर हमला हो रहा था, और यहाँ आर्टिलरी की बात नहीं हो रही है। यहीं से मिसाइल का आधुनिक युद्ध शुरू होता है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। दुनिया 2 खेमों में बटी थी, एक तरफ सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मिसाइल्स बनाने लगे। अब इन दोनों देशों के बीच चल रही थी होड़, स्पेस में भी, हथियारों में भी। पहला परमाणु बम अमेरिका ने बनाया तो फौरन बाद सोवियत यूनियन ने भी सफल परीक्षण कर लिया। इसी तरह कोई स्पेस में पहले गया तो यूएस ने फिर कहा कि अब हम चांद पे जाएंगे। अब रही मिसाइल की बात, तो यहाँ रेंज बढ़ाने की होड़ थी, यानी कौन कितनी दूर तक मार करने वाली मिसाइल बना सकता है। इसी होड़ के बीच 21 अगस्त 1957 को सोवियत यूनियन ने पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली। दूसरे महादेश तक जाने वाली मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। इसकी रेंज लगभग 8,000 किलोमीटर थी। फिर इसी को अपग्रेड करके इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने लायक बनाया गया इसे, और इस तरह इस मिसाइल की अहमियत बढ़ गई कि आप बैठे बैठे एक न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इस मिसाइल की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि अब आपको एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर पर, एक एयरक्राफ्ट में बम साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन की टेरिटरी पर आप मिसाइल से बम दाग सकते हैं और वो निशाने पर जाकर लगेगा। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के आसमान में यूएस के बॉम्बर्स को जाना पड़ा, वो ज़रूरत अब नहीं रह गई। आज रूस के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो 18,000 किलोमीटर तक का भी सफ़र आसानी से तय कर सकती हैं। उनकी रफ्तार आवाज़ से 20 गुना ज़्यादा। ये स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स के केस में होता है, जो एक शार्प ट्रेजेक्ट्री पर नीचे आती हैं। कुछ मिसाइल्स के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। एक है अवानगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यह हवा में दिशा भी बदल सकती है, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में कामयाब हो सकती है। फिर 3M22 ज़र्कॉन है, जहाज़ और पनडुब्बी दोनों से छोड़ी जा सकती है। इसे रूस की नेवी किलर मिसाइल कहा जाता है। फिर R29 RMU सिनेवा है, पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली। ICBM है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ भेजे जा सकते हैं। RS-28 सैरमैट जैसी आधुनिक मिसाइल्स भी हैं, 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर सकती हैं, एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती हैं। 2023 से रूस ने इन्हें डिप्लॉय भी किया है। अब बार बार रेंज का जिक्र आ रहा है। एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि मॉस्को से वाशिंगटन DC की दूरी लगभग 8,000 किलोमीटर है, यानी रूस के पास ऐसी मिसाइल्स तो आ ही चुकी थी बहुत पहले, दशकों पहले, जो सीधे अमेरिका तक मार कर सकती हैं। अमेरिका के पास भी इस तरह की मिसाइल्स मौजूद थी कि वो बैठे बैठे मॉस्को को टारगेट करें। दोनों देश चाहे तो एक दूसरे को तबाह करने की ताकत ऑलरेडी रखते थे। फिर रूस को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल क्यों बनानी पड़ी? इसका जवाब आपको मिलेगा 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने शुरू कर दिए जो आने वाली परमाणु मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर सकते थे। लेकिन इससे एक समस्या खड़ी हुई कि अगर किसी देश के पास मिसाइल रोकने की क्षमता पूरी हो जाए तो वो पहला हमला करने से डरेगा नहीं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपका मिसाइल डिफेंस बहुत अच्छा है तो आपको दुश्मन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का, क्रूज मिसाइल्स का, न्यूक्लियर मिसाइल्स का कोई डर नहीं रहेगा, और तब आप कैजुअल भी हो सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल में। ये बिंदु उठाया गया।
इसलिए 27 मई 1972 को अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत दोनों देशों को सिर्फ 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स रखने की अनुमति दी गई, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को बरकरार रखने का फैसला हुआ। एक देश में सिर्फ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साइट्स हो सकती थी, एक राजधानी में यानी मॉस्को में या वॉशिंगटन में, और एक मिसाइल बेस की रक्षा के लिए। इस संधि ने 30 साल तक परमाणु स्थिरता बनाए रखने में मेजर रोल अदा किया, लेकिन ओसामा बिन लादेन की वजह से संधि टूटी। 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम अब बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए हम इस संधि से अब बाहर होंगे, हम सिर्फ 2 ABM साइट्स के भरोसे नहीं रह सकते। अब सुनने में ये बात लॉजिकल लग रही थी, लेकिन रूस के लिए खतरे वाली बात थी, इसलिए उसने अमेरिका की खूब आलोचना की। 2018 में पहली बार पुतिन ने कहा कि संधि से जो अमेरिका पीछे हट गया उसका हम जवाब देंगे, और एक ऐसी मिसाइल के रूप में देंगे जो इनविंसिबल होगी, जिसे हराया नहीं जा सकेगा, गिराया नहीं जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका काम रूसी वैज्ञानिक पहले से ही कर रहे थे, लेकिन इसका सफल परीक्षण नहीं हो पा रहा था। फिर आई 8 अगस्त 2019 की तारीख। इस मिसाइल पर काम करते हुए एक विस्फोट हो गया, जिसमें 5 वैज्ञानिकों की जान चली गई। सिर्फ 5 वैज्ञानिकों की ही मौत नहीं हुई, चूंकि मिसाइल परमाणु शक्ति से ही चलने वाली थी, जिसमें एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर फिट करना था। तो जब धमाका हुआ तो इस इलाके में रेडिएशन फैला, और यही चिंता का सबब बना रहा। इधर अगस्त 2019 वाली घटना की जानकारी यूरोपियन इंटेलिजेंस को मिल गई थी। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने इसे फ्लाइंग चेरनोबिल का नाम दे दिया। फिर उसके बाद रूसी नेता या सेना के कमांडर्स ने इस विषय पर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की, बस इसके टेस्ट जारी रखे। कई बार लीक खबरों से जानकारी मिलती कि मिसाइल की टेस्टिंग असफल रही है, परीक्षण के समय मिसाइल समंदर में गिरी या कहीं और चली गई, इस तरह की खबरें चलती रहीं। लेकिन रूस के वैज्ञानिक रुके नहीं, और अंततः 21 अक्टूबर 2025 को उन्होंने एक सफल परीक्षण करने का दावा कर दिया। 26 सितंबर को पुतिन के ऐलान के बाद पूरी दुनिया को इसका पता चल गया है। अब पश्चिमी मीडिया में बड़े बड़े विश्लेषण लिखे जा रहे हैं, और सब में एक लाइन कॉमन है: हम इन परीक्षणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते। अक्सर विरोधी देश के मीडिया की तरफ से इस तरह की बातें लिख दी जाती हैं, अभी भी लिखी जा रही हैं। और फिर ये बात तो सही है कि रूस ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने का समय अभी तक नहीं दिया है। रूस ने जो दावे किए हैं हम आपको बता देते हैं। इसीलिए रूस का कहना है कि इस मिसाइल ने 15 घंटे में 14,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। बुरेवेस्निक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। रूस का दावा है कि अभी दुनिया में जितने भी नए एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, ये मिसाइल उन सभी को आसानी से भेज सकती है। रोकना इसको असंभव है। यहाँ तक कि भविष्य में जो एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाले हैं, उन्हें भी ये मिसाइल आसानी से रोक लेगी। रूस ये भी कह रहा है कि इस मिसाइल की रेंज लगभग असीमित है, कोई सीमा नहीं है कि कितना दूर जा सकती है, और इसके रास्ते का पता लगाना भी लगभग नामुमकिन है। अब ये रूस के दावे हैं, क्योंकि अभी सत्यापन बाकी है, इसलिए बताना मुश्किल है कि इसमें से क्या सही है क्या नहीं। लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम बात आपसे कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है रेंज। परमाणु ऊर्जा का रोमांस इसी बात से जना है कि वो ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है जिसका अंत नहीं। परमाणु पनडुब्बियों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उनकी कोई सीमित रेंज नहीं होती। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सीमित रेंज न होने का ये मतलब नहीं होता है कि रेंज वाकई में असीमित होगी। परमाणु रिएक्टर असीमित ऊर्जा दे सकता है, लेकिन उस ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी या एयरक्राफ्ट कैरियर सालों साल तैनात नहीं रह सकते। लिमिटेशन क्या क्या होगी? क्रू के लिए खाना कितना है, पनडुब्बी या एयरक्राफ्ट कैरियर की मटेरियल स्ट्रेंथ कितनी है, जो इक्विपमेंट है उनका रखरखाव कितना ज़रूरी है, उनका शेड्यूल क्या है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियाँ हैं, सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बियाँ। एक पनडुब्बी उनकी 6 महीने के भीतर होम पोर्ट पर लौट आती है ताकि क्रू के लिए सप्लाई ली जाए, अंडे, ब्रेड, खाना मेंटेन किया जाए इक्विपमेंट को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रू को रोटेट भी करना होता है। अब कुछ यही चीज़ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल के साथ भी होगा। रूस ने कहा है कि रेंज असीमित है, लेकिन वो असीमित हो नहीं सकती। मिसाइल जिस भी मटेरियल से बनी होगी, उस मटेरियल की, उस धातु की स्ट्रेस लेने की अपनी सीमा होगी। पीछे आफ्टर बर्नर है या जिस भी तरह से प्रपल्शन में पीछे गैसेस निकल रही हैं या कोई फ्लेम निकल रही हैं, उसे झेलने की एक सीमा होगी मटेरियल की। इस सीमा तक मटेरियल के पहुंचने से पहले ही मिसाइल को अपने टारगेट पर पहुंचना ही होगा। रूस ने अभी जो परीक्षण किया है उसमें मिसाइल 15 घंटे में 14,000 किलोमीटर तक गई। अगर रूस वाकई इस तकनीक में माहिर हो गया है तो यह कहा जा सकता है कि मिसाइल बिला शक 14,000 किलोमीटर से दूर जा सकती है। रूस ने पहले भी इससे ज़्यादा रेंज की मिसाइल्स बनाई है, लेकिन यह तय है कि रूस की मिसाइल असीमित रेंज तक नहीं जा सकती। अब असीमित रेंज अगर नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर भी,
तो फिर मिसाइल की यूटिलिटी क्या रह गई, ये आम मिसाइल से अलग कैसे हुई? इसका जवाब इस बात में है कि लंबी रेंज इस मिसाइल को सोचने का वक्त दे सकती है। कुछ लॉइटरिंग एम्यूनिशन की तरह। लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं? ऐसे बम होते हैं जो हवा में घंटों उड़ते रहते हैं, जब टारगेट इनको मिल जाता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब उस पर गिरते हैं, चाहे उन्हें घंटों वेट करना पड़े, चक्कर काटना पड़े आसमान में। हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल भी हुआ था। क्या रूस बुरवेस्टनिक मिसाइल को लॉइटरिंग रोल में इस्तेमाल करना चाहेगा? हम दावे से नहीं बता सकते, देखने वाली बात होगी, थिंकिंग अलाउड वाली चीज़ है। फिर पुतिन का यह दावा कि इस मिसाइल को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, इस दावे की भी जांच आवश्यक है। एक तेज क्रूज मिसाइल को पकड़ना मुश्किल हो सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव एक एक्सट्रीम शब्द है, प्रयोग इसका सावधानी से करना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अभी इन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन आने वाले समय में इन्हें टारगेट करने के लिए डिफेंसिव वेपन्स बन जाएंगे। ऐसे में एक क्रूज मिसाइल इनविंसिबल कैसे हो जाएगी, चाहे न्यूक्लियर प्रपल्शन हो, सोचना चाहिए। तीसरा बिंदु एथिक्स का है। हथियारों के मामलों में वैसे कुछ भी एथिकल नहीं हो सकता, जब एथिक्स आपके टूटते हैं तभी हथियार चलते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता चाहिए। एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाले मिसाइल का मलबा जहां गिरेगा, जो डेब्री होगा, मिसाइल वैसे भी एक ट्रक की तरह होती है, उस पर एक बम लदा होता है जिसे कहते हैं वॉरहेड। वॉरहेड तो चलिए निश्चित जगह पे जा रहा है, वो दग रहा है, ये डेब्री जहां भी गिरेगा उस जगह की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इसका असर दशकों तक भी रह सकता है। अगर एक डर्टी एक्सप्लोजन वहां पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूल पसर जाता है, ऐसे में अगर कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये मिसाइल के इर्द गिर्द की बातें हैं, जो रूस के दावे हैं उन पर जो नोट्स हम इकट्ठा कर सकते थे वो हमने आपसे शेयर किए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बात चल रही है उस पर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा बातें इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में इस घोषणा की टाइमिंग पर हो रही है। पिछले महीने ट्रंप ने रूस की सेना को कागजी शेर कहा था। जानकारों का कहना था कि पुतिन ने उसी बात का जवाब दिया है। ऊपर से लगभग एक महीने से ट्रंप का यूक्रेन वॉर पर स्टांस लगातार बदल रहा है। अलास्का की मीटिंग से कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब ट्रंप इन दिनों पुतिन को धमकी देकर के ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, 22 अक्टूबर को उन्होंने रूस की 2 प्रमुख कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत पर दबाव है कि तेल मत लीजिए। पुतिन इन फैसलों पर नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन वॉर के सिलसिले में होने वाली मुलाकात भी टाल दी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई की, जिस पर ट्रंप का कोई रिएक्शन नहीं आया, जबकि युद्ध की शुरुआत से देखा गया कि अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल्स के इस्तेमाल के खिलाफ रहा। मिसाइल्स दी, लेकिन यूक्रेन को कभी एम्पावर नहीं किया कि आप डीप इनसाइड रशिया स्ट्राइक करो। जो बाइडेन भी यूक्रेन को ऐसी मिसाइल्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते थे। जब यूरोप ने ऐसी मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई की तो पुतिन ट्रंप से कड़ी निंदा की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पुतिन की नाराजगी और बढ़ती गई और इस मिसाइल के सफल टेस्टिंग ने एक नई चर्चा शुरू कर दी। जानकार कहते हैं कि पुतिन की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। यूक्रेन पर दबाव ज़रूर बढ़ेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का राजदूत यहीं पर कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।